Hello dear students, once again welcoming you all to MK Jain classes, and in today's lecture we are going to start with the frog. क्योंकि कॉकरोच की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्रिएचर क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो फ्रॉग को हम छोड़ नहीं सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रॉग टुडे. तो व्हाट इज फ्रॉग? कौन से फ्रॉग की बात करेंगे हम यहाँ पे? द इंडियन कॉमन फ्रॉग, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या नेम है? रैना टिग्रिना. तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे बेटा, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने की. तो क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो जाएंगी कि फ्रॉग किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किंगडम की. किंगडम के बाद हम बात करेंगे डिवीजन. डिवीजन होनी चाहिए, नई डिवीजन होती है प्लांटी में, क्योंकि हम किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं, चलो साथ साथ लिख लेते हैं. हम लोग किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमेलिया. फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं इस किंगडम का? फाइलम हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? फाइलम है कोरडेटा. उसके बाद सब फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सब फाइलम कोऑर्डेटा का कौन सा पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेटा. सेक्शन या डिवीजन कौन सी पढ़ रहे हैं हम? डिवीजन लिख लीजिए या सेक्शन लिख लीजिए. कौन सी पढ़ रहे हैं हम? गनेथोस्टोमेटा. नेथोस्टोमेटा जॉ वाले ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म विद दी जॉ. उसके बाद क्या आ जाता है? सुपर क्लास. सुपर क्लास कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पे? टेट्रापोडा से बिलोंग करते. देखो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली ना, सबका सब कुछ हम पढ़ के आए हैं ना ऑलरेडी. जब मैं फाइलम आपको पढ़ा रही थी तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी हैं क्लासिफिकेशन में. क्लास, सुपर क्लास के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा? क्लास की. क्लास कौन सी है? एम्फीबिया. क्लास के बाद क्या आता है बेटा? ऑर्डर. देन आती है फैमिली. ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ऑर्डर है बेटा एन्यूरा. 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 फैमिली कौन सी है? रेनिडी. वैसे इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको अप टू क्लास लेवल तक आप इसको लर्न कर सकते हैं. और जीनस और स्पीशीज तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है. जीनस एंड स्पीशी. जीनस क्या है? रैना या राना, जो भी आप बोलना चाहो. एंड अंडरलाइन इट, क्योंकि इटैलिक्स में तो हम लिख नहीं रहे हैं. एंड टाइग्रीना. जब भी हैंड रिटन होगा तो क्या करेंगे हम? दोनों नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. जेनेटिक नेम को हम स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल एपिथेट, और जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज स्टार्टेड विद द स्मॉल एपिथेट. स्मॉल लेटर के साथ उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो ये तो हो गई बेटा इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में. अब चलते हैं फर्दर डिस्कशन पे. और फर्दर डिस्कशन में बेटा हमारे पास क्या आएगा? अब हम लोग बात करेंगे इनके हैबिटेट की, हम लोग बात करेंगे इनकी हैबिट की. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट दी हैबिटेट. कैसा हैबिटेट होगा? कौन से हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं? एम्फीबियंस है ना ये. कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? एम्फीबिया से. तो एम्फीबियंस कैसे होते हैं? क्या बोलते हैं उनकी? क्या होती है? ड्यूअल लाइफ, बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. लेकिन एम्फीबियन हम इनको किसकी वजह से बोलते हैं? ड्यूअल लाइफ किस वजह से है इनकी? लैंड पे जब सर्वाइव कर रहे हैं तो पानी में क्यों भाग रहे हैं? पानी में इसलिए जाना पड़ता है बेटा, किस लिए? अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में जाना पड़ता ही पड़ता है. और इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन होता है रेनी सीजन. समर और विंटर के टाइम पे तो ये कहाँ चले जाते हैं? समर स्लीप और विंटर स्लीप में, जिनको हम क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप क्या होती है? हाइबरनेशन. समर स्लीप क्या होती है? एस्टिवेशन. तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के लिए भाग जाते हैं ये. ठीक है, चलिए. तो हैबिटेट, हैबिटेट क्या है? कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट. लेकिन इसका जो ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन क्या है इनका? ब्रीडिंग सीजन दैट इज द रेनी सीजन. तो हैबिटेट तो हमें समझ में आ गया.
उसके बाद हम बात करेंगे बेटा हैबिट की, और हैबिट के लिए हम चल पड़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज, हैबिट। अब हैबिट्स में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमें डिस्कस करनी है नंबर 1 इनकी लोकोमोशन, कैसे लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसी है इनकी, दो तरह की है, एक तो जंपिंग एंड लीपिंग। लोकोमोशन कैसी है, दो तरीके की है, जंपिंग एंड लीपिंग। जंप करते हैं ना, लीप क्या होता है, जब स्मॉल डिस्टेंस पे जंप करें, जंप एट अ स्मॉल डिस्टेंस, जब एक छोटे से डिस्टेंस पे जरा सा टुक ऐसे ऐसे उछलेंगे तो उसको हम कहेंगे लीपिंग। और जंपिंग क्या होती है, बड़ा डिस्टेंस जब लेके ये छलांग लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं जंपिंग। और ये दोनों की दोनों चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स, स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स की वजह से। ये जो हाइंड लिम्स है ना बेटा, दीज एक्ट एज दी स्प्रिंग्स, स्प्रिंग की तरह उछलती हैं वो हाइंड लिम्स, जिसकी वजह से वो आगे अपने आप को पुश कर सकता है। और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, जंपिंग है, लीपिंग है, और लोकोमोशन में क्या प्रेजेंट है बेटा, ये स्विम भी तो कर सकते हैं, स्विमिंग, स्विमिंग भी पॉसिबल है। तो जंप भी कर सकते हैं, जंपिंग और लीपिंग टाइप मूवमेंट भी होती हैं, और स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग कैसे कर सकते हैं, वेब्ड हाइंड, वेब्ड फीट होते हैं ना, वेब्ड हाइंड लिम्स, ये ऐसे लिख लीजिए, वेब्ड डिजिट्स ऑन दी हाइंड लिम्ब। अभी बताऊंगी मॉर्फोलॉजी में, जो इनकी हाइंड लिम्स होती हैं ना बेटा, पीछे वाले जो पैर होते हैं, ये वाले पीछे वाले पैर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वेब्स प्रेजेंट होते हैं, जाली जाली जो है, मतलब वेब समझते हो ना, वेब, तैरने के लिए इनको किसकी ज़रूरत है, वेब की। तो ये जो हाइंड लिम्ब हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और कैसे होती हैं, फोल्डेड रहती हैं। कैसी, किस शेप में, जेड शेप में फोल्डेड रहती हैं हमेशा, ये देखो जेड शेप में फोल्डेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो इसको जंपिंग और लिपिंग में हेल्प करती हैं, स्क्वाट इवन करने में। और हाइंड लिम्ब की जो डिजिट्स हैं, उन डिजिट के बीच में क्या प्रेजेंट है, वेब प्रेजेंट है, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड आ गई जो हमारे पास हैबिट है, दैट इज फीडिंग। अब फीडिंग कैसे करेंगे, ये फीडिंग का क्या है इनमें मैकेनिज्म, सेकंड है हमारे पास फीडिंग। फीडिंग क्या होता है, कैसे फीड करेंगे, अगर एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग, वो कैसे फीड करेगा, एडल्ट इज कार्निवोरस। एडल्ट क्या होता है, हमेशा कार्निवोर होता है, हर तरह का कार्निवोर समझते हो ना। इस वजह से इनकी जो गट भी होगी, एलिमेंट्री कैनाल भी होगी, वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी। जो हर्बीवोर होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट उनकी होती है, देखो सबसे लंबी गट किसकी होगी, हर्बीवोर की। उससे थोड़ी छोटी किसकी होगी, ओमनीवोर की, जो हर तरह का फूड खाता है। और उससे भी छोटी किसकी होगी, कार्निवोर की। तो सबसे लंबी अगर कभी भी आ जाए एलिमेंट्री कैनाल या गट, किसकी होगी, हर्बीवोर की। सबसे छोटी किसकी होगी, कार्निवोर की। तो एडल्ट का फीडिंग टाइप कैसा रहेगा, कार्निवोरस हैबिट होगी। और अगर हम बात करें इनकी लार्वल स्टेजेस की, तो वो कैसे होंगे, लार्वा कैसे फीड करेगा, वो हर्बीवोर होगा। लार्वल स्टेजेस आती है ना फ्रॉग में, ये नहीं पता, टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का। उसके बाद बेटा फीडिंग के बाद किस चीज़ पे आ गए अब हम लोग, फीडिंग के बाद है इनका ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग, वैसे मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या है इनका, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, मैंने लिखा है ना कि सिर्फ ये रेनी सीजन के टाइम पे ही अपने आप को क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। और रेनी सीजन के अलावा जो समर का या विंटर का सीजन है, उस टाइम पे कैसे रहेंगे बेटा, ये अपने आप को समर या दूसरा समर या विंटर के टाइम पे क्या करेंगे, स्लीप के लिए चले जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन हमारे पास क्या होता है, अब लिखिए हाइबरनेशन। अभी बताया था ना समर स्लीप विंटर स्लीप, तो हाइबरनेशन क्या होती है, इट इज नोन एज दी विंटर
स्लीप। ये जो है ना मैक्सिमम एक्टिव कब रहेंगे? अपने ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, रेन के टाइम पे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो क्या हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिज्म है बड़ा स्लो हो जाता है, बड़ा स्लो हो जाता है इनका। क्यों हो जाता है? इनको ये विंटर स्लीप, और एक और लिख देती हूँ, अगर हो गई एक्सट्रीम समर्स तब भी ये छुप के बैठ जाते हैं, अपने आप को दबा लेते हैं, कहीं पे हाइड कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है? इट इज़ नोन एज दी समर स्लीप। क्यों भागना पड़ता है इनको? सर्दी से बच के भी और गर्मी से बच के भी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड में भी और गर्मी में भी अपने आप को छुपा लेते हैं। जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आया, रेनी सीजन आया, भी अब तो हमें रिप्रोडक्शन करनी है, हमें ब्रीडिंग शो करनी है, तब ये निकल के बाहर आ जाते हैं अपनी बरोस से, अपनी हाइट से। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिज्म जो फ्रॉग्स हैं वो कैसे हैं? दीज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड समझते हो ना? कौन से होते हैं कोल्ड ब्लडेड? जिनको हम क्या बोलते हैं? पोए किलो थर्मल्स। जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर। लिख दें इसको भी, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर with respect to the surroundings। अगर सराउंडिंग्स में ठंड ज़्यादा हो गई, भैया इनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, जमना शुरू हो गया जी इनका ब्लड, भाग जाएंगे, इनके एंजाइम्स जो हैं काम करना बंद हो जाएंगे। क्या मेटाबॉलिज्म चलेगा? खाक, तो अपने आप को छुपा लेते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई तो एस्टिवेशन के लिए भाग जाते हैं, समर स्लीप के लिए, तब भी छुपा लेंगे। भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, हमारे तो एंजाइम ही बेचारे डीनेचर ना हो जाए कहीं इनके प्रोटीन्स, तभी अपने आप को छुपा लेते हैं। तो दोनों ही मौसम के टाइम पे, क्योंकि जैसे बाहर ठंड ज़्यादा बढ़ी, इनकी बॉडी की भी हीट लूज होने लग जाएगी। इनके, क्योंकि मैंने कहा ना पॉइकिलोथर्मल कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। जैसे हम लोग हैं, बाहर विंटर है, कोई बात नहीं, हमारी बॉडी का तो 37 ही रहेगा। बाहर समर है, कोई बात नहीं, हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा। वो अलग बात है कि जब ठंड आती है, हमें फील होती है, तो हम ऊपर कपड़े वगैरह पहन रहे, लेकिन हम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन रखते हैं ना अपना 37 डिग्री। तो ये नहीं मेंटेन कर सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और जब ये मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग्स, तो इनको क्या करना पड़ता है? छिपना पड़ता है। और छिपने को ही हम क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। समर स्लीप होती है एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप होती है बेटा हाइबरनेशन। उसके अलावा क्या होता है? इनकी एक और हैबिट होती है फ्रॉग्स के अंदर, आपने सुनी है ना क्रॉकिंग। क्रॉकिंग साउंड क्या होता है? अ पेक्यूलियर साउंड मेड बाय द मेल फ्रॉग ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पेक्यूलियर sound made by the male frog only। किस चीज के लिए? ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? मेटिंग कॉल फॉर फीमेल। एक तरह से वो क्रॉक करके, क्रॉक 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 की आती है ना आवाज़। रेनी सीजन में मेंढकों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। कहीं आसपास पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, जहाँ पे भी ये मिलेंगे, ठीक है, पानी वानी जहाँ पे होगा, तो क्या होगा वहाँ पे इनकी आवाज़ क्यों बढ़ जाती? क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग सीजन है। वो इससे किसको कॉल कर रहे हैं? फीमेल्स को कॉल कर रहे हैं। क्रॉकिंग फीमेल्स में भी होती है, लेकिन उनके जो वोकल सैक्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते, वेल डेवलप, तो उनकी नहीं सुनती। क्रॉकिंग साउंड बेसिकली किसकी होती है? मेल फ्रॉग की ही आएगी ज़्यादा तेज़ आवाज़। क्यों? ड्यू टू दी डेवलप्ड वोकल सैक्स। डेवलप्ड वोकल सैक्स। मेल कॉकरोच की कॉकरोच कह रही हूँ, मेल फ्रॉग के जो वोकल सैक्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल। इसीलिए क्या होगा? क्रॉकिंग साउंड इन्हीं की सुनाई देगी हमें, ठीक है। इसके साथ बेटा और कुछ हमारे पास रहता है हैबिट्स के अंदर? आई थिंक सो ये पॉइंट्स हमारे पास बहुत हैं। अगर कुछ रहता है तो लेट मी चेक। मुझे नहीं लगता और कुछ पॉइंट रहता है। 1 2 3 4 5 6, हाँ, एक और ऐड कर लीजिए बेटा, एक और ऐड कर लीजिए, नंबर 7 यहाँ पे कर दें। नंबर 7 पे आप एक और कर लीजिए, क्या था? कैमोफ्लेज। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, जिसको हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं हम इनको, कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी। ये जो फ्रॉग्स होते हैं दीज आर एबल टू चेंज देयर कलर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या बोलेंगे इसको, इट इज द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ बॉडी। किस लिए, समटाइम ये प्रीडेटर से बचने के लिए भी, जो बैक अराउंड की जो वेजिटेशन है उसी के अंदर अपने आप को छिपा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री। इसको हम एक वर्ड और देते हैं, मिमिक्री, कि ये मिमिक कर सकते हैं, जो सराउंडिंग्स है उनके साथ ही अपने आप को मैच कर लेते हैं, वैसा ही कलर बना लेते हैं अपनी स्किन का। तो इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं कि प्रीडेशन से एस्केप हो गए, या मेटाक्रोसिस बोलते हैं, इसी को हम मिमिक्री बोलते हैं कि मिमिक कर रहे हैं वो आसपास की सराउंडिंग्स की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसकी कुछ हैबिट्स हैं, इनको हम लिख लेंगे। कॉकरोच में तो कुछ भी नहीं था, 3-4 ही थी ना, कि वो नॉक्टर्नल हैं, उसके अलावा वो तेज तेज भागते हैं, कर्सोरियल हैं, उनमें कैनाबेलिज्म देखने को मिलता है। इसी तरह इनकी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें दिमाग में रखना है। अब हैबिट के बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएंगे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पे, क्योंकि फ्रॉग नॉट कॉकरोच, कॉकरोच हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो बेटा ये जो हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं, इनका हमने क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स। एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप के सिस्टम्स, लेकिन यहाँ मॉर्फोलॉजी में हम जनरल इनकी बॉडी कैसी है। तो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, सबसे पहले सबसे बाहर की चीज़ की बात करेंगे, और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा, इनकी स्किन। कैसी स्किन है इनकी, कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन। कभी हाथ लगाया है, हमने लगाया है, हमने डिसेक्शन भी की है। तो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन है। मॉइस्ट स्किन किसकी वजह से है बेटा, बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स। तो स्किन इनकी मोस्टली मॉइस्ट रहती है, क्योंकि बेटा स्किन के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन भी होती है। तो रेस्पिरेशन का जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसको हमेशा मॉइस्ट रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता, इस वजह से भी ये स्किन जो है कैसी है, मॉइस्ट है। और स्किन का कलर आपको पता है, आउटर स्किन का जो कलर है, जो ऊपर की स्किन है, कैसा कलर होता है, ऑलरेडी मतलब ऑलिव ग्रीन कलर का। और जो नीचे की स्किन है, जो वेंट्रल पार्ट है स्किन का, जो वेंट्रल स्किन है, वेंट्रल समझते हो ना, जो एक्सपोज टू द सन है, दिस इज द डोर्सल स्किन। डोर्सल बॉडी की जो स्किन है इट इज, या आप लिख लीजिए डोर्सल स्किन जो होगी वो कैसी होगी बेटा, ऑलिव ग्रीन कलर की, ऑलिव ग्रीन इन कलर विद पैचेस, विद डार्क कलर्ड पैचेस, विद क्या होगा उनके पास प्रेजेंट, विद डार्क कलर्ड पैचेस। और जो वेंट्रल साइड की स्किन है, वेंट्रल साइड स्किन, नीचे की जो स्किन होती है बॉडी की, ये वाली यहाँ से, ये कैसी है, दिस विल बी ऑफ पेल येलो इन कलर। ठीक है, ये तो बेटा इनकी बात हो गई इनकी स्किन की। स्किन के बाद चलिए अगर इनकी बॉडी को हम देखें, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कॉकरोच की कितने पार्ट में थी, हेड था, थोरेक्स था, एब्डोमेन था, नो नेक। छोटी सी वैसे एक नेक प्रेजेंट होती है, बाहर से देखने पे नहीं दिखाई देगी। तो नेक क्यों नहीं उसकी दिखाई दे रही थी, वो काइटिनस प्लेट के नीचे छिपी हुई थी। वो ऐसे ऐसे मुंडी अपनी घुमा तो सकता है ना कॉकरोच ऐसे, किस वजह से, क्योंकि नेक प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे नेक प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी कि क्या प्रेजेंट है, 2 डिविजन्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है बेटा हेड, और दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज नोन एज द ट्रंक। इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दी, अरे कुछ भी नहीं चल रहा,
इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज नोन एज द हेड, और ये बाकी का जितना भी पोर्शन बचा है इस सारे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ट्रंक। अब हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट है, हेड के पास सबसे पहले क्या प्रेजेंट है बेटा, पेयर ऑफ बल्जिंग आईज। तो हेड के पास प्रेजेंट है वन पेयर ऑफ बल्जिंग आईज, और इन आईज के पास क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, और इनके पास क्या प्रेजेंट है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। किस लिए प्रेजेंट है बेटा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, फॉर स्विमिंग। पानी के अंदर स्विम करते हैं ना, तो वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन किस चीज़ में हेल्प करती है, पानी के अंदर भी देखने में। ये ऐसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आईज पे आ जाती है और ये पानी के अंदर भी ऐसे देख सकते हैं तो स्विमिंग के टाइम इनको हेल्प करती है। तो हेड के ऊपर सबसे पहले लगा हुआ पेयर ऑफ बल्जिंग आईज, बल्जिंग है ना, ये इतनी बल्ज है अंदर की तरफ कि जब आप आपको बक्कल कैविटी की इमेज अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे या डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे भी इनकी बल्जिंग बक्कल कैविटी के अंदर भी दिखाई देती है। आईज के बाद क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, माउथ के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इन्होंने दिखाई नहीं हुई बेटा, दो नोस्ट्रिल, मतलब पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इनको हम क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल्स। और ये देखो ये बल्ज देखा है, ये आईज का बल्ज है। और क्या प्रेजेंट है, किधर लिखें किधर लिखें किधर लिखें, यहीं पे लिख दें, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। और ये नोस्ट्रिल अंदर जाके कहाँ खुल रही है, बकल कैविटी में खुल रही है अंदर, टू द इंटरनल नेयर्स। तो यहाँ से जब हवा जाएगी इंटरनल लेयर में से, जिस वक्त इंटरनल लेयर्स खुले होंगे उस वक्त जो पीछे लंग्स की जो ब्रोंकियोल्स, अच्छा वहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं है तो अभी मैं बताऊँगी नहीं। तो ये नेयर से जो एयर जब जाएगी, इंस्पायर करेंगे ये, मतलब इनहेलेशन करेंगे, उस वक्त क्या होगी, ये एयर जाके इनकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाएगी। वहाँ पे तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऐसे नीचे की तरफ इनका जो फेरिंग्स है वो फूल जाता है ना, यहाँ से ऐसे ये इतना मोटा हो जाता है, तो वो एयर नेयर में से कहाँ जा रही है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर जा रही है। तो बेटा आईज हो गई, माउथ हो गया, इनका हेड रीजन, ये तो सब हो गया, इसमें और कुछ बताने वाला रहा है नहीं। बाकी तो यही है, वो नीचे से जो बल्ज है बक्कोफेरेंजियल कैविटी थोड़ी सी इनकी स्पेशल होती है, उसको भी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बताने का है। उसके बाद आ जाइए बेटा आप ट्रंक रीजन पे। अब ट्रंक आई हो गई ना, माउथ हो गया, नोस्ट्रिल हो गई और बकोफेरेंजियल कैविटी हो गई, उसके बाद क्या आ गया, ट्रंक। ट्रंक रीजन कैसे है, ट्रंक के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ट्रंक के पास क्या है, टू पेयर ऑफ लिम्स दिखाई दे रही है एक तो, और ये क्या है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, ये पोस्टीरियर। तो एक क्या दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर हम्प, ये ट्रंक के अंदर ये बल्जिंग पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर हम्प। क्या प्रेजेंट है ट्रंक के पास, एक तो प्रेजेंट है पोस्टीरियर हम्प प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, टू पेयर ऑफ लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। और ये टू पेयर ऑफ लिम्ब कौन कौन सी हैं बेटा, एक है फोर लिम्स, एक है हाइंड लिम्स। ठीक है, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ। तो जो लिम्स हैं कॉकरोच के अंदर, लिम्स हैं दो तरीके की, एक है फोर लिम्स, एक है हाइंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का क्या प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट है। तो ये कैसी प्रेजेंट है, फोर लिम्ब किस तरह से प्रेजेंट है, कंपैरेटिवली शॉर्ट,
तो ये है लॉन्ग है एंड फोल्डेड लाइक जी, जेड की तरह फोल्डेड है। और कैसी है? स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग है इसीलिए इसको हेल्प किस चीज़ में करती हैं? जंपिंग में और लिपिंग में इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, अब फोर लिम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? फोर लिम्स के पास प्रेजेंट होती हैं 4 डिजिट्स। बहुत ध्यान से सुनना, 4 डिजिट प्रेजेंट होंगी आगे वाले पैर में, और जो हाइंड लिम्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं। 4 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट के पास क्या होता है? इसके पास होता है बेटा एक, जिसको हम बोलते हैं न्यूप्शियल पैड या कॉप्युलेटरी पैड। क्या प्रेजेंट होता है? कॉप्युलेटरी पैड, यही याद रखिए आप, कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो 5 डिजिट्स हैं ये कैसी होती हैं? वेब्ड। किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं? टू एड फॉर स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करती हैं। ये पांचों की पांच क्या हैं? इनके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? देखो वेब प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। ये जो डिजिट्स हैं ना, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? वेब। और वेब की हेल्प से क्या कर सकते हैं? ये पानी को ऐसे पीछे धकेल सकते हैं ना, तो क्या होगा? तो इसको हम लेबल भी कर लेते हैं, सारी की सारी डिजिट में क्या प्रेजेंट होगा? वेब। तो वेब्ड डिजिट्स होंगी, जो हाइंड लिम्ब है वो वेब्ड होंगी। अब यहाँ पे ना फर्स्ट वाली डिजिट दिख नहीं रही, तो हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट डिजिट यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये है फर्स्ट डिजिट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है 4 डिजिट बन गई। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट के पास क्या प्रेजेंट होता है? देर इज, इसके ये फर्स्ट डिजिट है ना, ऐसे फर्स्ट डिजिट के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? इसको हम बोलते हैं बेटा कॉप्युलेटरी पैड या एम्प्लेक्सरली पैड। एम्प्लेक्सस बोलते हैं ना, जब ये कॉपुलेट करते हैं ना, कॉपुलेट कैसे करते हैं? फीमेल फ्रॉग नीचे होता है, मेल फ्रॉग उसके ऊपर होता है। तो वो जो मेल फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपुलेटरी पैड, जिसको हम इस फॉर्मेशन को, कि फीमेल नीचे है मेल ऊपर है, उसको हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्लेक्सस फॉर्मेशन। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? ये जो कॉपुलेटरी पैड है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? ड्यूरिंग एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस। और एम्प्लेक्सस क्या है? कॉपुलेटरी पेयरिंग। कॉपुलेशन के टाइम पे जो पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग एट द टाइम ऑफ, ऐसे लिख लीजिए पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग एट द टाइम ऑफ, मैं भी इसको ठीक लिख देती हूँ आपको ताकि याद रहे। इट इज़ द पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो उसमें ये हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? कॉपुलेटरी पैड। और ये जो पेयरिंग है इसको हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस। और एम्प्लेक्सस मैंने बता दिया क्या होता है? पेयरिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्रॉग। ठीक है, इसके अलावा अब आपको मॉर्फोलॉजी में और क्या दिखाई दे रहा है? इज देयर एनी टेल? ए न्यूरा लिख तो दिया हमने, कोई भी टेल प्रेजेंट नहीं होती। टेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लार्वल स्टेजेस में। टेल इज प्रेजेंट इन द लार्वा, नॉट इन द एडल्ट। लिख दे यहाँ पे, टेल is present only in larva but not in adult, है ना? ये तो हम सबको पता ही है। और ट्रंक में क्या प्रेजेंट है? 2 पेयर ऑफ लिम्स, लिम्स के बारे में मैंने बता दिया। और क्या प्रेजेंट है? एंड में यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन पे हमें क्या दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगी बेटा एक ओपनिंग, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट ओपनिंग इज नोन एज क्लोएका। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोएका। अब क्लोएका क्या होती है? क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग of the
डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एनस होना चाहिए था ना, तो ये एनस का भी काम कर रही है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की भी यही ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी यही ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो स्पर्म्स आएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी भी यही कॉमन ओपनिंग है। तो कॉमन ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका यहाँ पे हमें दिखाई देगा एट द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर पोर्शन पे क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है। माउथ कैसा है? कॉनिकल माउथ है। और उसके पीछे लास्ट में क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉट एनस, इट इज क्लोएका। क्लोएका क्यों? एनस होता अगर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती, क्लोएका है, इसका मतलब इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर सम अदर सिस्टम्स ऑल्सो। और कौन से? ऐसे ही बर्ड्स में भी होता है क्लोएका प्रेजेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों की कॉमन ओपनिंग को हम बोलेंगे क्लोएका। तो बेटा इसके साथ हमारे पास फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी हो जाती है खत्म। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के बाद बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। और एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमने कॉकरोच में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बाय डाइसेक्टिंग द एनिमल। और जब डाइसेक्शन करेंगे हम फ्रॉग की, तो क्या निकलेंगे? डाइसेक्शन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम एक्सपोज हो जाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे एनाटॉमी में? डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स वन बाय वन। तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला सिस्टम विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था पहले भी कॉकरोच की बारी में भी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है बेटा किन चीज़ों से? दो चीज़ों से। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है गट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होती है बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ से स्टार्ट होगी और एनस, एनस तो यानी क्लोएका है, माउथ से स्टार्ट होगी और क्लोएका पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट होंगे एलिमेंट्री कैनाल के? सबसे पहला पार्ट होगा बेटा माउथ। माउथ के पीछे होगी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के पीछे होगा छोटा सा फेरिंग्स। तो दोनों एक तरह से बहुत छोटा फेरिंग्स है, नेक तो है ही नहीं, तो गला किधर से बनेगा? उसका फेरिंग्स बहुत ना के बराबर है, तो उसको इकट्ठा करके हम क्या बोल देते हैं? बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी। तो फूड सबसे पहले आया माउथ में, उसको हम गलेट भी बोलते हैं, गलेट। उससे आया वो बक्को फेरेंजियल कैविटी में। बक्को फेरेंजियल कैविटी से फूड कहाँ जाएगा? टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ पे जाएगा बेटा? स्टमक में। स्टमक से फूड कहाँ पे जाने वाला है? टू द इंटेस्टाइन। अब ना इन पार्ट्स को चलो साथ साथ हम पढ़ते भी चले जाते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे इसी के बारे में लिख देते हैं। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? माउथ, माउथ तो जस्ट फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, अब इसकी अगर बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करें ना, अब इसको नेक्स्ट पेज पे मुझे ले जाना ही पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अगर इसकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करूँ, देखो इसका जो माउथ कह लो या बक्कोफेरेंजियल कैविटी इस तरह का ना कॉनिकल, ये अपर जो है, ये लोअर जो है। तो ये क्या है? दिस इज द अपर जो, और ये क्या है? दिस इज द लोअर जो। अब अपर जो के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोनिकल टिथ। अपर जो के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोनिकल टिथ। तीखे तीखे, बहुत तीखे टिथ होते हैं यहाँ पे, उनको हम बना भी सकते हैं, सकते क्या, बनाने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे ना इस तरह से
छोटे 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 ना, ऊपर का जो जॉ है उसके पास क्या प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे टिथ प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बोलते हैं इनको, ऊपर का जॉ क्या होता है, मैक्सिला, तो इन टिथ को हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी मैक्सिलरी टिथ। और ये जो लोअर जो होता है बेटा, इट इज टिथ विदाउट एनी टिथ, लिख लीजिए, इट इज विदाउट टिथ, यहाँ पे कोई भी टिथ नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो टिथ है ये किस तरह के हैं, जो मैक्सिलरी टिथ हैं ये कॉनिकल है, तीखे हैं, मतलब शार्प है, शार्प है, एक्रोडोंट है। एक्रोडोंट समझते हो, हमारे टिथ जो है ना हमारे हैं थीकोडोंट। थीको का मतलब क्या, हमारा दांत, एक एक दांत सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है ना। जब आपके दूध के दांत गिरे थे, याद करो, दूध का दांत जब निकलता था, ऐसे टंग लगा के देखते थे, अंदर आपको कैविटी फील होती थी ना कि हाँ हमारा दांत यहाँ से निकल के आया है, तो वो जो कैविटी है दैट इज द सॉकेट। तो हमारे दांत सॉकेट के अंदर अच्छे से फिटेड है, यहाँ पे ऐसा सॉकेट प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ही ये सीमेंटिंग मटेरियल की हेल्प से एक तरह से चिपके हुए हैं जॉ के ऊपर। और दांत हैं कैसे, दांत हैं पोलीफायोडोंट। तो एक्रोडोंट का मीनिंग मैं लिख दूं, एक्रोडोंट क्या होता है, नोट फिटेड इनटू सॉकेट्स, बस ऐसे ही चिपके हुए हैं। पोलीफायोडोंट है, पोलीफायोडोंट का मतलब समझते हो, हमारे कैसे है डाईफायोडोंट। डाई का मतलब दो, दो, एक बार जो दूध, एक बार दांत आए वो टूट गए, दूध के दांत जिनको आप बोलते हो टेम्परेरी टिथ, उसके बाद फिर दूसरी बार है, मतलब हमारी लाइफ टाइम में दो ही बार दांत आते हैं, एक बार वो दूध वाले, एक बार परमानेंट टिथ। यहाँ पे जितनी बार दांत टूटेंगे उतनी बार नए आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीफायोडोंट। तो मल्टीपल टाइम्स जो है टिथ पैदा हो सकते हैं। और ये क्या है, लोअर जो, विच इज़ विदाउट दी टिथ। उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके पास यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये है आई बल्जिस, बल्जिस ऑफ आईज। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे दो वोमेराइन टिथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या बोलेंगे इनको, वोमेराइन टिथ। ये वोमर बोन होती है, ऊपर की जो बोन होती है ना उसको हम बोलते हैं वोमर बोन। तो वोमर बोन में से भी टिथ का पेयर निकल के आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं वोमेराइन टिथ। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ द इंटरनल लेयर्स। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ द इंटरनल लेयर्स, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज दी गलेट। ये क्या प्रेजेंट है, गलेट। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इसकी प्रेजेंट होती है ऐसे, दिस पोर्शन इज दी टंग। और टंग पता कैसी होती है फ्रॉक की, हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का, एंटीरियर ये वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट हमारा फ्री है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, स्वेलो। पीछे का जो पोस्टीरियर पार्ट है इट इज अटैच्ड, जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉक के केस में टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री। फ्री का मतलब कैसा है ये पार्ट, रिट्रैक्टाइल टंग बोलते हैं इसको हम, रिट्रैक्टाइल टंग। किस लिए, फॉर कैप्चरिंग ऑफ दी प्रे। प्रे कैप्चर करने के लिए उसका पोस्टीरियर पार्ट फ्री है, लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट इज फिक्स्ड एंड इमूवेबल। पोस्टीरियर पार्ट कैसा है, फ्री है एंड मूवेबल है। तो टंग को ऐसे पीछे से उठा के
ऐसे रिट्रैक्टाइल टंग हो जाती है और अपने प्रे को ये माउथ के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? ओपनिंग्स ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब्स। ईयर है ना, और ये ईयर तो मैंने बताया ही नहीं। ओपनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब्स, ये है टंग। तो बस इससे ज़्यादा हमें माउथ के बारे में बात नहीं करनी है। और जहाँ पे मॉर्फोलॉजी है बेटा, एक पॉइंट और हम ऐड कर लेते हैं जो हम स्किप करके आ गए। हेड में क्या प्रेजेंट है? हेड में एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। क्या बोलेंगे? टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता कभी भी, इसके पास क्या नहीं होगा? फ्रॉग के पास देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर। तो ये हेड में ही प्रेजेंट होता है टिम्पैनम, और हेड में क्या होता है? नो एक्सटर्नल ईयर। तो टिम्पैनम सीधा ही कान का पर्दा। यहाँ पे कहीं पे लेबल नहीं किया ना, मैं भी भूल ही गई। चलिए हम कर लेते हैं उसको लेबल। ये जो दिखाया हुआ है ना डायरेक्टली, दिस इज टिम्पैनम। सीधा कान का पर्दा ही प्रेजेंट है। और टिम्पैनम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनल ईयर पूरा प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक्सटर्नल ईयर की बजाय डायरेक्ट ही टिम्पैनम प्रेजेंट है। व्हाट इट? तो ये एक पॉइंट हम भूल गए थे बेटा, तो हम लोगों ने इसको कर लिया है ऐड मॉर्फोलॉजी के पॉइंट में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। माउथ या गलेट की बात हो गई, बकोफेरेंजियल कैविटी में कैसा दिखाई देगा वो सब आ गया। फिर है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ये देखो यहाँ से भी देख लो। ईसोफेगस क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूब, लिख लो आप, शॉर्ट या स्मॉल ट्यूब। उसके बाद आ जाता है क्या? ये ईसोफेगस लीड्स टू, किसके अंदर जा रही है? इट लीड्स टू दी स्टमक। और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्टमक के अंदर होते हैं HCl। स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए प्रेजेंट है एसिड, और क्या प्रेजेंट है? पेप्सिन्स। ओके, स्टमक के बाद फिर जो स्टमक से जो फूड निकलेगा, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? उस फूड को हम बोलेंगे काइम। और वो किसके पास जाएगा? दैट विल गो टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक से जो फूड जा रहा है उस फूड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज दी काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो बेटा सबसे आगे वाला पार्ट होता है ड्यूओडेनम, और लास्ट वाला पार्ट जो इसका है ये तो है ड्यूओडेनम। इसको लेबल कर लेते हैं यहाँ पे। ये वाला पार्ट जो है इंटेस्टाइन का, दिस इज ड्यूओडेनम। और ये जो पीछे वाला जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट क्या है? इलियम। ये इसके बाद वाला कर लो, सारा का सारा पार्ट क्या है? दिस इज दी इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? डायरेक्टली रेक्टम प्रेजेंट है। तो डिओडेनम प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? सेकेंड पार्ट क्या आता है? इलियम। अब डिओडेनम के पास क्या प्रेजेंट है? डायग्राम के अंदर मिसिंग है, तो हम थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे डिओडेनम के पास क्या आ रहा है? ये देखो, दो लीवर की लॉब्स है ना, और लीवर के पास क्या प्रेजेंट है? ये गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से एक आ रही है हिपैटिक लोब, सॉरी हिपैटिक डक्ट, लीवर से, है ना। ये दोनों की दोनों लीवर से ये बाइल को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ से आ गई, ये है, दिस इज दी हिपैटिक डक्ट। और यहाँ पे आके हिपैटिक डक्ट से एक और डक्ट मिल जाती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है पेनक्रियाज। तो ये जुड़ गई इसके साथ पेनक्रियाज की डक्ट, और ये दोनों की दोनों डक्ट मिल रही हैं इसमें आके। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज दी पेनक्रियाज। और ये क्या बनाई है यहाँ पे? दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो ये वाली आ रही थी हिपैटिक डक्ट, ये आ गई पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों मिलके ये वाली जो बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इससे क्या आ रहा है? बाइल जो क्या करेगा?
फैट्स का इमल्सिफिकेशन। और यहाँ से क्या होगा, पेनक्रियास से क्या आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और फैट्स के लिए, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो पेनक्रियास क्या कंट्रीब्यूट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। लीवर से क्या आएगा, बाइल आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जाके कहाँ पे जा रही है, ड्यूडेनम के अंदर। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी, बाकी सारी की सारी डाइजेशन कहाँ हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के बाद जब डाइजेशन हो गई है, उसके बाद वो सारा का सारा फूड, जिसको हम बोलेंगे काइल, वो कहाँ पे चला जाएगा, तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होती है, डाइजेशन। क्योंकि ड्यूडेनम के पास क्या आ रही है, सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास से जो आ रही है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक जूस। और जो लीवर से आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइल। तो वो आके सारे ड्यूडेनम के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे डाइजेशन हो रही है। और डाइजेशन के बाद ये जो इलियम वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से, इलियम के पास क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई प्रेजेंट है यहाँ पे। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के डाइजेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पे जा रहा है, टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है बेटा रेक्टम। कहाँ है ये रेक्टम, ये देखो, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम इलियम इलियम, ये कहाँ पे एंड कर रहा है, इनटू द रेक्टम। दिस इज द रेक्टम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद सबसे लास्ट EFG जी, जी क्या है, क्लोएका। और क्लोएका मैंने बता दी क्या है, इट इज द कॉमन ओपनिंग किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा सामान एलिमेंट्री कैनाल का इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद ये क्या दिखाई है इन्होंने, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी से भी सारा का सारा आ रहा है। और इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर ही दिखाया, उसके बाद जो टेस्टिस वगैरह होंगी, बाकी सब इन्होंने दिखाया नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स भी यहीं पे आएंगी। तो क्लोएका के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी नॉट ऑर्गन, और डाइजेस्टिव सिस्टम, सबकी इकट्ठी ओपनिंग एक ही होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। और क्लोएका किससे बाहर खुलता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोइकल एपर्चर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। इसमें आपको एक तो माउथ का डायग्राम करना था, मतलब बक्कोफेरेंजियल कैविटी, अगर उसका फ्रॉग का माउथ ऐसे खुला हुआ है तो कॉनिकल जॉज प्रेजेंट होंगे, जो के अंदर मैक्सिलरी टीथ इस वाले के पास नहीं होंगे। ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट रहेंगे, किसमें क्या पढ़ना था, वो मैंने यहीं पे बता दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ना हमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं है, और वो डिटेल स्टडी नहीं है, सिर्फ हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नेम पढ़ने हैं। सबसे बड़ी जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड फ्रॉग्स के पास, वो कौन है, दैट इज पेयर, सॉरी लीवर। लीवर क्या है, लीवर के पास सिर्फ 2 ही लोब्स हैं। हमारे लीवर की कितनी लोब्स हैं, अगर किसी को पता है तो सोच के देखो कितनी लोब है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोब है, ये है लीवर की 2 लोब, 1 and 2। और लीवर के पास आपको छोटा सा एक क्या दिखाई दे रहा है, लीवर के पास क्या प्रेजेंट है, स्टोरेज ऑफ बाइल के लिए गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। क्या फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, स्टोरेज ऑफ बाइल। कहाँ से बन रहा है बाइल, लीवर से बन रहा है। लीवर के बाद बेटा दूसरी ग्लैंड जो है दैट इज पेनक्रियाटिक या पेनक्रियाज। क्या कंट्रीब्यूट करती है, पेनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। उसके अलावा क्या है बेटा, स्टमक। स्टमक क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होंगी उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, इंटेस्टाइन के अंदर भी होंगी, उनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और तो कोई ग्लैंड आपको नहीं दिखाई दी मैम, सेलाइवरी ग्लैंड, मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख लीजिए बेटा, सेलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग्स। सेलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन
फ्रॉग्स, कभी मत लिखना कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं फ्रॉग्स की, वो एब्सेंट होती हैं, बड़े ध्यान से लिख देना। बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नेम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली एक डायग्राम है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो गलेट से ईसोफेगस में फूड आया, ईसोफेगस से ये स्टमक जो होता है, स्टमक कैसा होता है, स्टमक इज ट्यूबुलर, थोड़ा सा ट्यूबुलर टाइप का स्टमक होता है। और स्टमक से खाना फिर कहाँ पे गया, यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जो बल्जिंग वाला है, इसको बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम में बल्ज क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिल रही है आके, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, वहाँ से जा रहा है ये इलियम, इलियम से, इलियम में क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट बचा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या दिख रहा है हमें, रेक्टम, और रेक्टम किसके थ्रू बाहर खुल रहा है, थ्रू दी क्लोइकल अपर्चर। तो बेटा इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया खत्म। और टाइप ऑफ फूड मैंने बता ही दिया, जो एडल्ट कॉकरोच है दैट इज कार्निवोर, वो हम सबको पता है। और अगर लार्वा की बात करेंगे तो वो कैसा है, दैट इज हर्बीवोर। तो क्योंकि ये कार्निवोर है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इसकी एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, छोटी ही है इसकी एलिमेंट्री कैनाल या गट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।